नमस्कार, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी 21 साल पुरानी है और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच जो है वो एक बुरी बला है। लालच अगर आदमी के अंदर आता है, इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर अगर लालच आ गया तो जाने वो किस रास्ते पे निकल पड़े उसे खुद भी पता नहीं होता। और इतना हद तक लालच जो है बढ़ता है इंसान के अंदर कि एक लालच को पूरा करो तो एक लालच फिर पनपने लगता है। और आज की कहानी के जड़ में ही लालच है। बात है 20 दिसंबर 2003 की। मुंबई मुंबई के करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के कुछ दूरी पे जो है फॉरेस्ट इलाका है, नामदोस जंगल है। नामदोस जंगल जिस इलाके में पड़ता है सिंधुदुर्ग, वहाँ के एसपी को जो है कॉल जाती है। कॉल जब थाने में पहुँचती है तो वहाँ पे जो कांस्टेबल है वो फ़ोन उठाता है। उसके बाद कहता है, हाँ कौन बोल रहा है, आपको किससे बात करनी है। वो कहता है कि मुझे यहाँ के एसपी से बात करनी है। एसपी से बात करनी है। उसके बाद वो एसपी को फ़ोन देता है और अपना नाम नहीं बताता। एसपी को फ़ोन देता है तो एसपी कहते हैं, हाँ जी कौन बोल रहा है। वो कहता है, मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी है। सिंधु दुर्ग के जंगलों में बोरियों में लाशें पड़ी हैं और मैंने आपको लेटर भी लिखा था, शायद वो लेटर आपको नहीं मिला। उसके बाद जो है वो फ़ोन कट जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि शायद कोई शख्स है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने नाम भी नहीं बताया, एड्रेस भी नहीं बताया और ऐसे ही बता रहा है कि उन जंगलों में जो है बोरियों में लाशें हैं। फिर अच्छा एसपी जो था वो कहता है, अच्छा ढूंढो क्या वाकई में कोई लेटर आया है। तो जब वो स्टेशन में ढूंढा जाता है, पुलिस स्टेशन में ढूंढा जाता है, तो उनको एक लेटर मिलता है जिस पर कोई नाम पता नहीं था। लेकिन जब उस लेटर को ओपन किया जाता है और पढ़ा जाता है तो सेम चीज़ उसमें भी लिखी थी कि सिंधुदुर्ग के इलाके में जो नामदोस जंगल है, उस जंगल में बोरियों में लाशें पड़ी हैं। उसके बाद कुछ इलाकों में जो है वो एसपी द्वारा पुलिस भेजी जाती है और चेक किया जाता है। लेकिन फ़ोन जिस टाइम आया था वो करीब 12-1 बजे का टाइम था और मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पे वो जंगल था। और अगर 20 तारीख को वहाँ पर जाते तो रात हो जाती। जंगली इलाका है, रात के टाइम ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता। इसीलिए जो पुलिस टीम थी वो 21 दिसंबर 2003 को सुबह सुबह ही उस जंगल पे पहुँचती है, नामदोस के जंगलों में पहुंचती है। और एसपी द्वारा ये भी कहा जाता है कि वहाँ आसपास के इलाकों में जो गांव है, जो लोग रहते हैं, उनको भी अपने साथ ले लेना ताकि वो सही जगह बता सके। सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है नामदोस के जंगलों में और वहाँ के आसपास के जो गांव थे, जिनके आसपास जंगलों के आसपास जिनके खेत थे, उनको पुलिस अपने साथ लेती है और उस जंगलों की छानबीन जो वो शुरू हो जाती है। भटकते भटकते जो है काफ़ी देर हो जाते हैं, पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं मिलता। लेकिन फिर थोड़ी दूरी पे जाने के बाद उनको बोरियां दिखती हैं और उस बोरी के करीब जाने के बाद उनको पता चलता है उसकी बोरी के ऊपर जो है वो खून भी लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो शंका जो उनके माइंड में चल रही थी, जो वो लेटर वाली बात थी, जो कॉल वाली बात थी, वो उनके माइंड में आती है। उसके बाद जब उस बोरी को खोला जाता है तो वाकई में जो है उनमें लाशें मिलती हैं। थोड़ी ही दूरी दूरी पे 7 बोरियां थी और सातों बोरियों में 7 लाशें थी। हालांकि और कुछ सबूत वहां पर नहीं था और वो जो लाशें मिली थी वो भी काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि बोरियों से में लाशें तो क्या ही कहें, उसके अंदर बस कंकाल और सिर्फ कंकाल ही दिख रहे थे। और साथ में ही जो शख्स थे, जो भी मरने वाला था, उसके बॉडी पे वो कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे, किसी बोरी में जो बेल्ट के बक्कल मिले, जो बेल्ट लगा रखा था जिन लोगों ने, और साथ के साथ एक बोरी से उनको डायरी मिली जो कि खून से सनी हुई थी। बस इसके सिवा पुलिस को कुछ नहीं मिला और पुलिस जो है सारा दिन जो उसके बाद उस जंगल की छानबीन करती रही ताकि कोई सुराग, कोई क्लू मिल जाए कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और इन्हें मारने वाला आखिरकार
कौन है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद उन बॉडी को, जो भी कंकाल थे, उनको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि शायद इससे कुछ पता चल सके, इनकी डीएनए जो है इससे निकल जाए, डीएनए से शायद कुछ पता चल सके। फिर उसके बाद जो है एसपी को खबर दी जाती है। जो सिंधुदुर्ग के एसपी थे, जिनके पास कॉल जाती है, उनके पास खबर दी जाती है कि वाकई ये बात सच है और इन जंगलों में हमें 7 जो बोरियां मिली हैं और 7 बोरियों में जो 7 लाशें मिली हैं। उसके बाद वहाँ के जो एसपी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और भी छानबीन करो, शायद और भी लाशें हों। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस को वापस लौटना पड़ा। फिर उसके बाद जो पुलिस वो 22 दिसंबर 2003 को फिर गई उन्हीं जंगलों में, और फिर जो है वो सर्च अभियान जारी हो चुका। सर्च करते करते उन्हें फिर एक कुछ ही दूरी पर बोरी मिली और उन बोरियों में भी लाशें थी। फिर उसके बाद उनकी भी जो है डीएनए टेस्ट किया गया। उसके बाद जो पुलिस जो वापस लौटती है, और फिर उसके बाद ये खबर धीरे धीरे पूरी मुंबई में जो है वो फैल जाती है कि एक साथ नामदोस के जंगलों में 7 लाशें मिली हैं। तक इधर जो मुंबई पुलिस थी छानबीन कर रही थी, और इधर जो है अखबार में ये खबर जो है वो निकल चुकी थी कि नामदोस के जंगलों में 10 बोरियां मिली हैं और उन 10 बोरियों में 10 लाशें मिली हैं, जिसकी वजह से मुंबई में कोहराम जो वो मचा हुआ था लोगों के अंदर। और इधर जो है एसपी जो थे सिंधुदुर्ग के, उन्होंने महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशनों में उन्होंने ये खबर पहुंचवा दी थी कि वहां के आसपास इलाकों में अगर किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है तो उसकी जानकारी वो वहां पर भेजे। हालांकि कंकाल देखकर ये पता लग चुका था कि उन 10 कंकालों में 2 कंकाल बच्चों के थे और एक जो कंकाल जो था वो महिला का था। धीरे धीरे जो वहां की पुलिस है वो कामयाब रही सबूतों को ढूंढने में और पता लगाने में। उनके हाथ जो कामयाबी लगी, जिससे पता चला कि आखिरकार मरने वाले शख्स कौन कौन थे। उसके बाद रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें पता चला कि 2 शख्स जो गायब हुए हैं वो एक गोरेगांव का था, एक रत्नागिरी का था, और 4 लोग जो एक साथ ही गायब हुए थे वो पुणे के थे, और फिर 4 लोग एक साथ ही गायब हुए थे वो वासी के थे। यानी कि वो मर्डर जो हुआ था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो ये पता चला कि इनका जो कत्ल हुआ वो 3 प्लान में किया गया है। 2 लोगों को एक बार मारा गया है, 4 लोगों को एक बार मारा गया है और 4 लोगों को एक बार मारा गया है, जिससे ये पोस्टमार्टम से पुलिस वालों को पता चला। और उधर जो रिपोर्ट उनको मिल चुकी थी थाने से गुमशुदगी की, जिससे उन्होंने पता लगाया कि आखिरकार ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कौन थे। पुलिस के हाथ इतनी जानकारी तो हाथ लग चुकी थी, लेकिन आखिरकार इन्हें मारने वाला कौन है और इन्हें मारकर उन जंगलों में क्यों फेंका, ये जानकारी अभी उनको पता नहीं चली थी। फिर यहाँ पर जो है पुलिस की टीम फिर उन्हीं जंगलों में पहुंचती है और उन जंगलों की खाक छानने लगती कि शायद कोई क्लू उनको मिल जाए। लेकिन काफी देर खाक छानने के बाद कोई क्लू जब नहीं मिलता तो वहाँ के एसपी द्वारा कहा जाता है कि वहाँ के गांव में जो लोग रहते हैं, वहाँ के जंगल के आसपास जो गांव है, उनसे पूछताछ की जाए, शायद कुछ पता चले। लेकिन गांव वालों से पूछताछ के बाद भी कोई खास जानकारी पता नहीं चलती। इसी दौरान पुलिस वालों को एक टिप मिलता है। टिप के दौरान उनसे कहा जाता है कि 4 लड़के जो कि बोरीवली में रहते हैं वो खुद को कहते हैं कि उनके पास एक करिश्मा है और इस करिश्मा से वो पैसे हो या जेवरात हो वो उनको डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं आखिरकार इससे, इस बात से और इस मर्डर का क्या लेना देना। वो ठगी करने वाले हैं, ऐसे कई मामले जो आते रहते हैं ठगी के, वो ठगी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, तो इससे मर्डर का आखिरकार क्या ताल्लुक है। तो कहा कि ताल्लुक है। तो पुलिस वालों ने कहा क्या ताल्लुक है। उसके बाद उसने बताया कि जो 2 शख्स पहले प्लान में मरे थे, गोरेगांव और रत्नागिरी, वो शख्स इस चारों से मिले थे और इन चारों ने उनको यही बात बोला था कि वो इनके पैसे डबल कर देंगे। उसके बाद जो है पुलिस वालों ने कहा कि अगर ये इससे मिले थे तो शायद कोई जानकारी जो वो मिल सके।
उसके बाद उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये चारों जो लड़के थे जो बोरीवली में रहते थे वो उन दोनों शख्स से मिले थे जिनका मर्डर पहले प्लान में हुआ था। यानी 3 प्लान में जो मर्डर हुए थे, पहले प्लान में जो मरने वाले 2 शख्स थे, एक गोरेगांव का, एक रत्नागिरी का, उनसे उनसे इस चारों की मुलाकात हुई थी और इन चारों ने उनसे यही बात बोली थी कि वो उनके पैसे डबल कर देंगे। पहली बार वो जिनसे मिले उन्होंने उनको 500 का नोट मांगा और उसके बाद उसको डबल किया और उनको 1000 रुपये दे दिए। इसकी वजह से वो इन चारों के झांसे में आए और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने कहा आखिरकार उनका इनसे क्या लेना देना, वो बोरीवली में रहते हैं और मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पे है नामदोस का जंगल जहां पर वो लाशें मिल रही हैं। वो कहता है कि ताल्लुक है क्योंकि जो ये चारों लड़के थे जब उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने कहा कि वो उनके पैसे डबल कर देंगे तो उन्होंने उनको लोकेशन दी थी और कहा था कि आप इसी जगह पे आना और वो लोकेशन थी नामदोस का जंगल। उन्होंने उन शख्स से ये कहा था कि आप ऐसी जगह पर आओ जहां पर हमें ना कोई सुन सके ना कोई देख सके, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह की पूजा करेंगे और उस पूजा से, उस अनुष्ठान से आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। और उन दोनों शख्स से उन चारों लड़कों ने कहा था कि आप 1 लाख से ज़्यादा और 3 लाख तक के ही पैसे लाना, क्योंकि इतने ही पैसे हम डबल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे हम डबल नहीं कर सकते और ना 1 लाख से कम पैसे हम डबल कर सकते हैं। तो अगर तुम आना, आप जितनी तुम्हारी हैसियत हो तो 1 लाख से 3 लाख तक की बीच ही लाना, यानी 1 लाख से कम ना हो, 3 लाख से ज़्यादा ना हो, और वो पैसे बोरी में लेके आना। उन्होंने कहा बोरी में क्यों, बैग में भी ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या पता तुम्हारा भाग अच्छा हो, उस अनुष्ठान से, उस पूजा से तुम्हारे ऊपर वो जो देवी है वो प्रसन्न हो जाए और तुम्हारा पैसा 5 गुना भी कर सकती हैं। तो वो 5 गुना पैसे तुम्हारे उस बैग में थोड़ी आएंगे, तुम बोरी में लाना पैसे रख के, उनमें किसी को शक भी नहीं होगा कि इसमें पैसे हैं, कि कोई तुमसे छीन भी नहीं सकेगा। तो वो लोग मान गए और उन लोगों को उसने नामदोस के जंगलों में बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने इस को अंजाम दिया। फिर उसके बाद पुलिस जो है उन चारों लड़कों को पकड़ती है, उसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ करती है और फिर पता चलता है कि वो चारों लड़के जो बोरीवली में रहते थे, उन्होंने देखा कि जो बाबा बने फिरते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसे आते हैं, क्योंकि उनके जो भक्त होते हैं काफ़ी चढ़ावा चढ़ाते हैं, काफ़ी चीज़ें लाते हैं। तो उनके अंदर ये लालच हुआ कि हम तो बाबा बन नहीं सकते, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं थी, वो बाबा बन नहीं सकते, और हमारे पास पैसे कैसे आए, हमें कुछ करना भी ना पड़े और हमारे पास पैसे ज़्यादा आए। तो उन्होंने ये ठगी का प्लान सोचा कि हम लोगों को ठगेंगे और इस तरह से ठगेंगे। तो वो लोगों को पहले ऐसे फंसाने लगे, उनको पहले ट्रिक करते, पहला ट्रिक यही करिए दिखाते कि 500 की नोट लेते और 1000 में बदल के दे देते। उसके बाद उन्हें लालच आ जाता और लालच जब आता तो वो उनको उनके एरिया से बुलाता नामदोस के जंगलों में, और बुलाने के लिए वो कहता अपना व्हीकल लेकर मत आइएगा, यानी कि वो अपने व्हीकल से नहीं आते थे। ये चारों लड़के जो है वो सरकारी बस में उनकी टिकट करवाते थे, वो भी अलग नाम से, और जिन जिन को ये बुलाता था सबको कहता था कि अपने साथ 1-1 बोरी लेके आना और उन्हीं बोरी में ही पैसे रखना। अब उनको क्या पता था कि इस बोरी में पैसे डबल होने वाले नहीं है, बल्कि वो खुद इस बोरी में ही दफन होने वाली। तो इसी तरह वो चारों लड़के काम को अंजाम देते गए। 3 प्लान में उन्होंने मारा, पहले 2 लोगों को मारा, फिर 4 लोगों को मारा जो कि चारों पुणे से थे। उसके बाद उन्होंने 4 और लोगों को मारा, जिसमें 2 दंपत्ति थे, 2 मासूम बच्चे थे जो कि वासी के रहने वाले थे। उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने इस तरह उनको मारा है। उसके बाद उनका केस चला, 2 कोर्ट जो थी, 2 कोर्टों में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और बाकी जब तीसरी कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब गए, तो वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा माफ़ करके उन्हें उम्र कैद की सज़ा देगी, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी।
उनकी उम्र मात्र 22 से 23 साल के बीच में ही थी। तो इसीलिए जो तीसरी कोर्ट थी उन्होंने कहा कि इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दे सकते और इससे पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये लालच की वजह से इन्होंने ये काम किया और लालच की वजह से ही इन्होंने मारा। और लालच की देख सकते हैं कि लालच की वजह से वो चारों लड़के किस रास्ते पर निकल पड़े। लोगों को बुलाते उन जंगलों में बुलाने के बाद वो पूजा की सामग्री रखवाते, पूजा पाठ करते और जैसे ही उनको मंत्र बताते, जो दूसरी पार्टी जिनको वो बुलाते थे पैसे लेके, उनको एक मंत्र बताते और कहते आंखें बंद करो। जैसे ही वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करते, वैसे ही वो चारों लड़के अपने हाथों में जो भी आता था, ब्रीफकेस, पत्थर या कुछ भी उनके हाथ में होता था, कोई लाठी लक्कड़ जो भी होती थी, उसी से उनको मारने लगते और तब तक मारते जब तक वो मर नहीं जाते। और फिर उसके बाद वो जो बोरियां लेके आते थे, उन्हीं बोरियों में उनको भर के उन्हीं नामदोष के जंगलों में फेंक देते थे। इसी तरह वो इस घटना को अंजाम देते रहे और अपनी लालचों को पूरा करते रहे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लालच जो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। लालच में आदमी क्या कुछ कर जाए कुछ पता नहीं। आखिरकार 22-23 साल की उम्र में लालच के चलते उन्होंने 10-10 खून कर दिए। हालांकि उन्हें फांसी की सज़ा नहीं हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कैसी सज़ा होनी चाहिए? क्या उनकी जो फांसी की सज़ा माफ़ की गई वो माफ़ करने लायक है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़ेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।